इसको हम थोड़ा और पास भी रख सकते हैं। आगे करना इसको। Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चे। Good Good afternoon, sir. थोड़ा सा इसका एंगल ठीक करेंगे। पोडियम को सर लाइट लग गया क्या? दिख रहा है क्या? पढ़ने में आ रहा है क्या? गुड आफ्टरनून सर। सर वो स्क्रीन भी मिरर वाला ऑप्शन है, वो भी करना पड़ेगा। पढ़ने में आ रहा है कि बच्चों की उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं, सही दिख रहा है। ठीक है सर। आप पढ़ो, आप मत लिखो। हाँ हाँ, ओके, अपने लिए होता है ये। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आज हम 12th का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना? Sir, code is little bit far. लिटिल पार। Yes, sir. जो है दूसरे कैमरे से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सेटिंग चेंज हो गया कैमरे का। ठीक है, देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Okay, sir. तो चलो, सबसे पहले माइक्रोब्स क्या होते हैं उसकी बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। बहुत ही छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोब्स, है ना? कौन होते हैं माइक्रोब्स? माइक्रोब्स में क्या क्या आते हैं? बोलो, माइक्रोब्स के कुछ नाम बताओ। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यस। वायरस हो सकते हैं, प्रियॉन, फंजाई हो सकते हैं, विरियॉन यदि बोल रहे हो तो वो हो सकते हैं, और क्या प्लांट भी हो सकते हैं क्या माइक्रोब्स? यस सर। यदि यदि बहुत ही छोटे साइज का माइक्रोब हो, छोटे साइज का प्लांट हो, ऐसा प्लांट जो हमें नेकेड आई से दिख नहीं रहा है, नेकेड आई से देख रहे हैं, सर इस माइक्रोब्स बोले। क्या हो सकता है ऐसा इतना छोटा सा प्लांट जो नेकेड आई से दिख नहीं रहा हो? नो सर। नहीं हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है। हो सकता है। क्यों? एल्गी, है ना? एल्गी Yes, sir, algae. नहीं पढ़ते, तो कुछ एल्गी बहुत छोटे साइज के, तो उन्हें भी हम माइक्रोब्स में ही रखेंगे। ठीक है, अब जब हम इन माइक्रोब्स की बात करते हैं, जब हमारे दिमाग में माइक्रोब्स का नाम आया, तो ज्यादातर क्या हुआ? रॉन्ग सेंस में आया, खराब सेंस में आया कि माइक्रोब्स खराब है। ऐसा होता है क्या? कई बार हमारे माइंड में आता है कि माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया खराब है, नुकसान करते हैं, फंजाई खराब है, नुकसान करते होंगे। नो सर, यूजफुल होते हैं। तो सारे माइक्रोब्स खराब नहीं होते, और माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल। सारे के सारे माइक्रोब जो है वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हार्म ही करते हो, बहुत सारे माइक्रोब जो है वो ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट भी पहुंचाते हैं। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे साइज के जीव which are इनविजिबल और barely visible, जो कि इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं, which are invisible through naked eye, नग्न आंखों से। यदि बिना किसी माइक्रोस्कोप के देखेंगे हम, तो वो हमें दिखेंगे नहीं। इनविजिबल थ्रू नेकेड आई, नग्न आंखों से दिखते नहीं। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं? कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप्स। जो लो पावर या हाई पावर के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, उनसे हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को हमने क्या बोल दिया? माइक्रोब। और एग्जांपल जो अभी तुमने बताया क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंजाई हो सकते हैं, कवक, कुछ जो है वो वायरसेस हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स हो सकते हैं, या फ्यू प्लांट्स ऑफ एनिमल्स। ओके, प्रोटोजोन
प्रोटोजोन हो सकते हैं और कुछ प्लांट एनिमल हो सकते हैं, सम प्लांट्स also, जो कि बहुत छोटे साइज के हैं, तो उन्हें हम माइक्रोब्स बोल देते हैं। नॉर्मली जब हमारे माइंड में माइक्रोब्स की पिक्चर होती है, नोट करते रहना, ठीक है। जब भी हमारे माइंड में माइक्रोब्स की पिक्चर होती है तो मोस्टली माइक्रोब्स आर हार्मफुल, मोस्टली माइक्रोब्स आर हार्मफुल, but many of them, थोड़े भी नहीं, बहुत सारे, many of them are useful to human. उनमें से बहुत सारे जो है वो मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, और यदि हम इन उपयोगों की बात करें तो ये आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है, इन जो माइक्रोब्स है इनको यूज कर रहा है, किसके लिए, अपने बेनिफिट के लिए। और आज इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि माइक्रोब्स को ह्यूमन के लिए यूजफुल वे में किस तरीके से यूज किया जा सकता है। यदि हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, उनकी ग्रोथ वगैरह, कॉलोनी वगैरह नहीं करते, मोस्टली कल्चर मीडियम जो है, कल्चर मीडियम के ऊपर हम क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है इन बैक्टीरिया को, फंजाई को ग्रो करने की, वो डाल देते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं, वापस मल्टीप्लाई करते, ग्रो करते, ऐसे हम उनको, उनका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर वायरस की बात करूं तो क्या वायरस को भी संवर्धन माध्यम के ऊपर, कल्चर मीडियम के ऊपर हम ग्रो कर सकते हैं क्या वायरस को भी? नो सर, नो सर, नहीं कर सकते। वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन कल्चर मीडियम। संवर्धन माध्यम के ऊपर वायरस को उगाया नहीं जा सकता है। ऐसे ही वायरॉइड्स वायरॉइड जो होते हैं वो आरएनए होते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब हालांकि वायरॉइड का कोई यूजफुल वो हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी माइक्रोब्स में तो हम रख सकते हैं इसको भी। और ऐसे ही प्रियम, क्या इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वायरॉइड प्रियम के बारे में पढ़ा हुआ है? यस सर, Yes, sir, पढ़े हैं। पढ़ा हुआ है, तो वो उतनी नॉलेज हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जब एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में कुछ डायग्राम्स दिए होंगे, तो वो डायग्राम जरूर से अच्छे से देख, समझ गए ना। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में डायग्राम आ सकता है, जैसे मान लो एक ऐसा डायग्राम आ गया और उसके अंदर लिंकिंग करने के लिए आगे कि बताओ आधे पार्ट के बारे में, ये क्या है, ये क्या है, बैक्टीरिया फेज का डायग्राम पता है सबको, ये होता है क्या? Yes, sir. कैप्सिड के अंदर सेंटर में होता है जेनेटिक मटेरियल, इस पूरे पार्ट को न्यूक्लियोकैप्सिड भी बोल देते हैं। यहाँ पर होता है इसका नेक और वहां पर कॉलर, ये टेल होती है, पूंछ होती है, यहाँ पर एंड प्लेट होता है, ये एंड प्लेट, उससे बहुत सारे प्रॉन्स या टेल फाइबर जो है निकलते हैं, ठीक है। क्या ये बैक्टीरिया फेज से चल फिर सकता है कि नहीं चल फिर सकता है? सर ये तो सर, विषाणु का ना जो आप बनाए हो, सर आक्रमण करता है ना ये जीवाणु पे, तो ये चल के आक्रमण करता है क्या, दौड़ के आता है आक्रमण करने? उड़ के सर, उड़ के आता है क्या? वायु, करता है क्या? वायु के माध्यम से। आक्रमण करने के लिए बहके नहीं आ सकता सर है सुनिए क्या? ना, आ सकता है ना। तो वायरस है ना, तो वायरस तो चलेगा नहीं, वायरस तो नॉर्मली बॉडी के बाहर तो नॉर्मली चलेगा नहीं, टेल फाइबर जो वो तो सिर्फ अटैचमेंट के लिए होते हैं ताकि वो बैक्टीरिया करता है उसके ऊपर अटैक कर पाए, ठीक है। अब हम देखते हैं माइक्रोब्स के यूजफुल एस्पेक्ट क्या है, माइक्रोब को हम कैसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, कैसे हम सर हम सर बोर्ड बहुत दूर है, कम ज्यादा हो रहा है। सर और दूर दूर लग रहे हैं, बहुत दूर लग रहे हैं, सर छोटा छोटा दिख आवाज रहा भी है। कम आ रही है। सर पर क्लीन दिखाई दे रहा है, बट क्लीन है बहुत ज्यादा, हाँ क्लीन है, क्लीन है बहुत, समझ में आ रही सभी चीजें। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर सर साउंड पर कम, दूर है, दूर। क्या हुआ? पर क्लियर सी तो हो रहा है। लाइट अप डाउन हो रहा है बार बार ना। अरे नहीं, दूर भी लग रहा है बहुत। वो भी पढ़ते रहोगे तो वो हो जाएगा। फोकस होता है, फोकस। पूरा कैप्चर कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट अच्छा है ना, कॉन्ट्रास्ट, बस और क्या चाहिए। हाँ यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में साउंड कम है सर। माइक्रो इन हाउसहोल्ड
होती हैं उनके अंदर माइक्रोब्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। घर पे कुछ चीजें हम बनाते हैं जिनके अंदर माइक्रोब्स जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्या हुआ बच्चे? सर साउंड कम आ रहा है बोल रहे हैं ना आपका। तो थोड़ा और जोर से चिल्ला के बोलो, ठीक है? तो साउंड कम ज्यादा हो रहा है। कम सर ज्यादा बाकी लोगों का माइक ऑन है इस वजह से। तुम लोग अपना माइक ऑफ कर लो और साउंड जो है ना वो ग्रेजुअली अपने आप, मतलब यदि तुम फोकस करोगे, ध्यान दोगे तो इतनी सफिशिएंट है कि तुम्हें दिक्कत ना आए, है ना? अपने फोन्स की वॉल्यूम बढ़ा लो। और लाउड जो है वो मैं बोलता हूँ ताकि तुमको कोई दिक्कत बिल्कुल ना आए, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक्रोब्स जो है उनका हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा यूज होता है। कौन सा हाउस होल्ड प्रोडक्ट? जैसे कि बात कर सकते हैं दही बनाने में, कर्ड बनाने में यूज होता है, योगर्ट बनाने में यूज होता है, सर डोसा बनाने में, सर डोसा, छाछ इडली, बनाने में यूज होता है, छाछ, पनीर वगैरह बनाने में यूज होता है, चीज बनाने में यूज होता है। ये सब क्या है? हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। तो बच्चों बोले डोसा बनाने में यूज होता है, इडली बनाने में यूज होता है, यस, ठीक है? बेकरी के जो आइटम्स हैं उनमें यूज होता है। तो माइक्रोब्स जो है इनके ऐसे बहुत सारे यूज है किसके अंदर? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कर्ड, दही। दही बनाने में क्या कौन माइक्रोब यूज होते हैं? मोस्टली तो हम देखते हैं दही एक्चुअल में है क्या? दही जो है वो दूध का ही एक तरीके से पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म। क्या हुआ कि दूध के अंदर यदि हम बात करें तो शुगर है कौन सा? लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। तो बस लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन पूछा which of the following sugar, ध्यान से सुनना, which of the following sugar is present in milk? दूध में निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? ऑप्शन दिया है तुम्हें, लैक्टोज, केसीन, दोनों में से कोई नहीं। बैक्टीरिया। लैक्टोज। लैक्टोज। सब बोथ लैक्टोज एंड केसीन। लैक्टोज सर। यस सर, दोनों होता है। सर मिल्क बोले हो ना? हाँ, मिल्क बोले हो, हाँ। मिल्क में दोनों रहेगा। केसीन बस रहेगा। मिल्क में अरे शांत रहो ना, सुनने दो। शर्करा उपस्थित होती है, कौन सी शुगर उपस्थित होती है? ऑप्शन क्या हुआ? लैक्टोज, केसीन, दोनों में से कोई नहीं। कोई नहीं। लैक्टोज। दोनों सर, दोनों। लैक्टोज होगी सर। केसीन सर जी, केसीन। दूध में तो केसीन होगा। लैक्टोज बोल रहा है, उसका जवाब जो है वो सरासर सही। कि केसिन तो प्रोटीन है सर। वही तो बोल रहा हूँ कब से। यस सर, मैंने लैक्टोज बोला था। हाँ, तो जो दोनों बोल रहे थे वो ध्यान रखना। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर बीच में आते हैं जो हमारे गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो आंसर देना चाहते हैं जो हमारे दिमाग में फिट है। हम वो नहीं सोच रहे कि एग्जाम में पूछ क्या है। वो देकर के कोई बार गलत भी तो करवा सकता है क्वेश्चन, ठीक है? तो वहां पर लैक्टोज शुगर, ठीक है, और क्या होता है? केसीन प्रोटीन है। तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे ग्रो करते हैं जो क्या करते हैं? इनको पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। लैक्टोज को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, केसीन को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। और उसके साथ साथ जब वो वहां पे ग्रो करते हैं तो उसके अंदर विटामिन की अमाउंट जो बढ़ा देते हैं। दूध के कंपेयर में दही ज्यादा स्वादिष्ट भी लगता है, हो सकता है मुझे लगता हो, बाकी को नहीं लगता, बट न्यूट्रिटिव भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विटामिन का अमाउंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और स्पेशली कौन सा विटामिन? विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो कर्ड बनाने के लिए, कर्ड जो है वो बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होते हैं यूज्ड बैक्टीरिया is LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर LAB। LAB का फुल फॉर्म क्या होता है? लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टिक एसिड बेसिल। एक बैक्टीरिया नहीं है, एक पूरा ग्रुप है, बहुत सारे बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? लैक्टिक एसिड बेसिल है। तो दही वगैरह जो बनाते हैं उनमें लैक्टिक एसिड बेसिल यूज होते हैं। इनके अंदर भी मेनली बात करें तो कौन सा? सर बेसिलाई होगा कि बैक्टीरिया होगा? लैक्टोबैसिलस सर, बैक्टीरिया होगा। सर बुक में तो बैक्टीरिया लिखा है। हाँ, बैक्टीरिया लिखा है। यस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लिखा हुआ है।
यस सर, एनसीईआरटी में बैक्टीरिया लिखा है। बट मेनली बेसिलाइट ग्रुप के होते हैं, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें आते कौन से, जैसे कुछ एग्जांपल हुए अभी, तो इसके अंदर आते हैं लैक्टो बेसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है वो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बेसिलाई ग्रुप में होगा। उसके अलावा ल्यूकोनोस्टॉक हो सकते हैं, ल्यूकोनोस्टॉक। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, क्रीमोरिस वगैरह हो सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो है वो, और भी बहुत सारे क्या बनाते हैं, एलएबी बना देते हैं, यानी ग्रुप को हम एलएबी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बेसिलाई लेवल यूज करते हैं, वो हम इन्हें बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? और ये क्या कर रहे हैं, ये पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं, तो क्या बना देंगे, कई बार हम जब एडल्ट की बात करें तो हमारे अंदर, तुमने देखा होगा कि बचपन से मम्मी पापा तुमको दूध पिलाते थे, तुम नहीं भी पीना चाहते हो जबरदस्ती पिलाते थे, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली अब जैसे जैसे तुम बड़े होने लगे तुम्हें दूध उतना पसंद नहीं आता, और यदि कोई ज्यादा दूध जबरदस्ती करके मम्मी पापा पिला दे तुम्हें, तो क्या होता है, ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, ब्लॉटिंग वगैरह होने लग जाती है, कई बार ऐसा होता है। आखिर क्या रीजन हुआ, एक रीजन तो जो तुम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते होगे कि बच्चे जो हैं वो दूध को ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्यों, उसमें रेनिन एंजाइम पाया जाता है उनके में। बच्चे जो है रेनिन सीक्रेट करते हैं, यस सर। होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो इजीली मिल्क को डाइजेस्ट कर लेगा। जैसे जैसे हम बड़े होने लगे रेनिन का अमाउंट कम होने लगा, रेनिन का अमाउंट कम होने लगा, तो दूध को अच्छे से डाइजेस्ट करने की पावर कम हो गई। अब तो एचसीएल वगैरह और जितना उसको ब्रेक कर पा रहे हैं उसी हिसाब से तो सर अगर क्या होता है यहाँ पर, लेकिन दही को हम इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं, दही यदि हम खाते हैं तो वो हमको बेनिफिट भी कर रहा है, उससे हम इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पार्शली डाइजेस्टेड होने की वजह से क्या हो जाता है, इट इज इजी टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट करना इजी हो जाएगा, ठीक है, टेस्टफुल हो जाएगा ये, एंड क्या हो जाएगा, रिच इन विटामिन। क्या हो जाएगा कि जो मिल्क को कर्ड में बदलने वाली जो प्रोसेस की इन बैक्टीरिया ने, लैक्टिक एसिड बेसिलाई वगैरह ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको आंशिक रूप से पाचन कर दिया ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा जोर ना आए और आगे की प्रोसेस जो है वो इजीली कम हो पाए। सर हाँ बच्चे, ये स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या लिखा है, ये स्ट्रेप्टोकोकस, हाँ उसके बाद क्या लिखा है, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, CREMORIS, क्रीमोरिस। सर अगर कोई कंटिन्यूअसली मिल्क क्या बोलते हैं कि बचपन से ही ले रहा है, तो क्या उसके में रेनिन का सेक्रेशन फिर भी कम हो जाता है एडल्ट होने पे? यस, कम तो होगा, कम तो नेचुरली होगा, लेकिन यदि कंटिन्यूअसली पी रहा है तो कुछ अमाउंट में बनता रहेगा, छोटिया तो बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना। तो रेनिन का सिक्रेशन तो एज के साथ में कम हो ही जाता है। तो फिर रिच इन विटामिन, स्पेशली कौन सा विटामिन बताया मैंने, विटामिन B12। ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ बच्चे, ये क्या है, ये टेस्टफुल, टेस्टफुल, यस, टेस्टफुल का मतलब स्वादिष्ट हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो जब उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर रहे हैं तो साथ में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी बनाते हैं जो उसको मोर टेस्टफुल बना देता है। तो कर्ड के जैसे ही कुछ और भी सब्सटेंस है जिनके अंदर ये बैक्टीरिया यूज होते हैं। कौन कौन से, जैसे योगर्ट, दही जैसा ही होता है, थोड़ा सा और टेस्टी स्वीट टाइप का होता है, विटामिन में भी रिच होता है योगर्ट। एक बार मार्केट में हम खाते हैं ऐसे छोटे छोटे बॉटल्स जो व्हाइट कलर के, वो योगर्ट के मिलते हैं, यस सर। बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव टाइप के होते हैं। देन इसके अलावा सॉर क्रीम, जो क्रीम यूज करते हैं हम कई बार सब्जी वगैरह बनाने में भी,
ठीक है। और इसके अलावा बटर मिल्क, छाछ। तो ये सारे के सारे भी प्रोडक्ट है किसके, यही LAB ही काम आते हैं। क्या होता है, बस ग्रुप जो है वो चेंज होता रहेगा। लैक्टोबैसिलस एस्पेरिगस तो लगभग सब में ही काम आता है, ठीक है। योगर्ट वगैरह बनाना होगा तो उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस वगैरह जो है वो भी काम में आने लग जाएंगे, ठीक है। सॉफ्ट क्रीम बनाने के अंदर भी क्रीमोरिस काम आते हैं। तो इस तरीके से यही लैक्टिक एसिड बेसिलाई वगैरह जो मिल्क प्रोडक्ट जो है उनको दही में, योगर्ट में, क्रीम में, बटर मिल्क, छाछ में, इन सब में परिवर्तित करते हैं। तो ये एक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अब सेकंड प्रोडक्ट देखते हैं। ये दूध के जो प्रोडक्ट है इनमें चीज, पनीर। अब चीज बनाने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, चीज क्या होता है, पनीर क्या होता है। पनीर और चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो पनीर जो है वो एक इनिशियल फॉर्म होता है जहां पर हमने क्या किया, मिल्क को, दूध को फाड़ा, कर्लिंग की, और उसके अंदर जो वे होता है, वे बोलते हैं जो लिक्विड लाइक मटेरियल होता है, जो उसके अंदर पानी जैसा पदार्थ होता है, उस पदार्थ को निकाल दिया। बाकी क्या बच गया, जो बच गया पनीर, उसमें क्या क्या चीजें हैं, बोलो ना भाई। इसके अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड शुगर है, ओके, लैक्टोज वगैरह, और केसीन प्रोटीन है, पार्शियली डाइजेस्टेड। फैट वगैरह होगा उसके अंदर, फैट एटसेट्रा। और क्या किया, और इसके अंदर से लिक्विड इज रिमूव्ड। तो ऐसा जो मटेरियल हमारे पास बचा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, चीज या पनीर बोलते हैं। इनिशियली तो पनीर है। अब क्या होता है, इंग्लिश में पनीर के लिए अलग सा मुझे टर्म पता नहीं, चीज ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये ना अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के। एक तो इनकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है सॉफ्ट चीज हो सकता है, एक हो सकता है सेमी हार्ड चीज, और एक हो सकता है हार्ड चीज। ये तीनों के अंदर डिफरेंस है किस चीज का, वाटर कंटेंट का। पानी की मात्रा कितनी है उसके अकॉर्डिंग, यदि वाटर कंटेंट जो है वो 50 to 80% है तो वो सॉफ्ट चीज होगा। वो पनीर जो हम लोग घर पे लेके आते हैं मार्केट से, तुमने देखा होगा क्या किया, जो डेयरी वाले हैं उन्होंने क्या किया, दूध को फाड़ा और उसको एक कपड़े में से बांध करके अच्छे से लपेट करके और निचोड़ करके रख दिया। क्या होगा, ग्रेजुअली पानी निकलता जाएगा और वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ गया। उसे हमने क्या बोला, इनिशियली सॉफ्ट। 50 to 80% वाटर जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद में क्या, यदि मैं इसको क्या करूं, ज्यादा प्रेशर दबा करके और टाइम के लिए रखूं तो क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट और कम हो जाएगा, 40 से 50 के बीच में आ जाएगा, लगभग 45% वाटर होगा। तो उसे बोलेंगे हम सेमी हार्ड चीज। तो वाटर कंटेंट जितना कम होता जाएगा क्या बेनिफिट रहेगा, वाटर कंटेंट कम करके इसको हार्ड बनाने का क्या फायदा, ऐसे ही खा लो सॉफ्ट चीज ही। सुन पा रहे हो क्या, यस। सर ज्यादा न्यूट्रिएंट हो, न्यूट्रिएंट तो चलो लगभग बराबर ही है, पानी की मात्रा ही कम हुई है बस, लेकिन जितना ज्यादा हमने उसको सॉलिड फॉर्म में रखा है, पानी निकालते गए, उतना ही क्या होगा, उसे हम लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे। समझ गए ना, जो हम चीज स्लाइस, चीज क्यूब देखते हैं उनके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत कम होता है, तो हम उसे ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। भाई ये क्यों बनाया, दो पर्पस है इसका, चीज बनाने का। एक तो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, टेस्टी है, दूसरा कि लोग सोचते थे कि इस मेथड से हम इसे ज्यादा दिन तक यूज कर पाए, दूध को तो नहीं कर पाते, तो इसको हम ज्यादा दिन तक भी यूज कर पाए, ये पर्पस। तो यहाँ पर हार्ड चीज जो है इसके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो
40% से भी कम हो जाता है, लेस देन 40%। तो इस तरीके से वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग चीज जो है वो सॉफ्ट हो सकता है, सेमी हार्ड हो सकता है और हार्ड चीज हो सकती है। अब चीज बनाने में इन नॉर्मल बैक्टीरिया के अलावा कोई दूसरे बैक्टीरिया यदि हम यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इनके नाम है, जैसे तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, स्विस चीज, स्विस चीज है, स्विस चीज सुना है ना? फंगी से बनता है ये तो। Yes, sir. स्विस चीज क्या होता है? तुम लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा होगा? टॉम एंड जेरी Yes, sir. मेरे को बड़े बड़े होल्स होते yes, sir. Yes, sir. येलो कलर का। तो वो चीज जो है वो स्विस चीज होती है, इसके अंदर बिग होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? प्रोपोनियोबैक्टीरियम सरमैनी ने की। सेमी हार्ड के लिए 45, ठीक है, और हार्ड के लिए लेस देन 40, ठीक है। तो स्विस चीज जो है वो एक ऐसा चीज होता है जिसके अंदर क्या हो जाता है, बड़े बड़े होल प्रेजेंट होते हैं। उसे स्विस चीज बनाने में जो बैक्टीरिया यूज करते हैं उसका नाम क्या है? बैक्टीरियम शर्मानी। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो है क्या है? ये फंजाई है या बैक्टीरिया है? Bacteria. बताओ स्विस चीज बनाने में किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन दे दिया, बैक्टीरिया का, फंजाई का, प्रोटीन का, ऐसे पूछ सकते हैं। नाम से पता पड़ रहा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम लिखा हुआ ही है, आंसर तो क्वेश्चन में छुपा हुआ। तो इससे बन जाता है स्विस चीज, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, बिग होल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं बिग होल्स? बिग होल्स ज्यादा CO2 production. CO2 के CO2 production. प्रोड्यूस करता है ये। ऐसे पढ़ना चाहते हो बच्चे या पहले की तरह स्क्रीन पे पढ़ना चाहते हो? नहीं सर, यही ठीक है सर, यही ठीक है। पढ़ना है सर। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो है वो क्या करता है, जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है तो उस टाइम पर CO2 रिलीज होगा और वही CO2 क्या करता है, उसके अंदर उसे पोरस बना देता है, उसके अंदर होल्स जो है वो क्रिएट कर देता है और सॉफ्ट स्पॉन्जी बना देता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पढ़ोगे तुमने, जैसे रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज क्या होता है? सब फंगाई ग्रोथ है। इसको बनाने के लिए फंजाई यूज करते हैं। अब फंजाई यूज कर रहे हैं इसके अंदर, क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेट। नहीं, रॉकफोर्ड। पेनिसिलिन बना ओ रॉकफोर्ड। पेनिसिलियम रॉकफोर्ड। पेनिसिलियम नोटेटम तो तुमने सुना है, वो एंटीबायोटिक में सुना है, Yes, sir. Antibiotics. बनाएगा वो तो, ठीक है ना। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्ड है, रॉकफोर्ड चीज बनाने में यूज होता है। ऐसे ही एक और चीज का नाम सुना होगा, कैमेम्बर्ट चीज। ये बनाने में कौन यूज होता है, बैक्टीरिया की फंजाई? बैक्टीरिया। अगेन बोलो, नहीं, फंजाई। कौन सा फंजाई? पेनिसिलियम कैमेम्बर्ट है, पेनिसिलियम कैमेम्बर्ट। तो चीज जो है उसमें ये तीन चीज के बारे में ध्यान रखना है कि किससे बनता है। स्विस चीज किससे बनता है, रॉकफोर्ड चीज किससे बनता है, और कैमेम्बर्ट चीज का फॉर्मेशन किससे होता है, ठीक है। इसके बाद में चीज के बारे में नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, डोसा, इडली, ये सब बता देंगे, ठीक है। डोसा। सर पेनिसिलियम रोक्यूफोर्ट फंगी है या फिर बैक्टीरिया? तुम खुद बताओ पेनिसिलियम क्या है, मैं नहीं बता रहा। सर फंगी। फंगी। एसिडोमाइस। ठीक, चलो डोसा इडली। बार बार कम डोसा तो सबने अपने घर पे सर बनवाया पिज्जा होगा। में कौन सी चीज यूज होती है? किसमें? पिज्जा में मोज़रेला। मोज़रेला चीज।
ठीक है, मोज़रेला चीज यूज होती है, हार्ड होती है वो भी, उसके अंदर भी वो भी मोज़रेला चीज है, वो हार्ड चीज का एग्जांपल, हार्ड चीज। ठीक है, डोसा इडली बनाते टाइम क्या करते हैं? डोसा इडली बनाने की रेसिपी बताओ जरा कोई बच्चा। सर सबको पीस के ना उसको डब्बे में डाल के छत में रख के आ जाते हैं। सर ये पहले की पानी वजह में से भिगो फर्मेंट वाले हो के जाता पास बैठे बनाते टाइम क्या करते हैं? अच्छा, एक और भी चीज पहले डोसा इडली से पहले बता दूं कि जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते टाइम हम इनिशियली यूज करते हैं क्या? थोड़ा सा जामन, दही का थोड़ा सा खट्टा वाला चीज डालते हैं उसमें। 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए, तब जल्दी से दूध दही जमेगा। समझ गए? यदि तुमने बहुत गर्म दूध के अंदर डाल दिया क्या, इनोकुलम, क्या बोलते हैं उसको, जावन जो बोलते हो, इनोकुलम, क्या होता है इनोकुलम? सर वो दही टाइप का होता है ना, उसे दूध जमाते हैं वो, दूध जमाते हैं तो पहले जामन जामन बोलते हैं ना सर। बेसिलस रहता है थोड़ा सा वो, तो लेते हैं और उसमें डालते हैं, उसको बोलते हैं इनोकुलम। फिर माइक ऑफ करने बोलो, बच्चे माइक ऑफ करो, बहुत ये ज्यादा आवाज वॉइस आ रही है। तो इनोकुलम जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, इनोकुलम जो है वो एक्चुअल में बहुत सारे लैक्टिक एसिड बेसिलस है जो हमने पुराने वाले देह में से निकाल के डाला है। नॉर्मली कितने टेम्परेचर पे रखने में ये सबसे क्विकली ग्रो करेंगे? 40 डिग्री का, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं, बिल्कुल गर्म भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो, तो उस पे सबसे अच्छे से ये ग्रो करता है। एक बार तुमने नोटिस किया होगा ये चीज कि विंटर वाले टाइम पे जब दही जमाते तो टेम्परेचर बहुत कम जाता है ना, टेम्परेचर कम होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाएगी, एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसलिए इनोकुलम जो है वो लगभग हमें यूज करना चाहिए 40 डिग्री के आसपास। तो सर इनोकुलम एक बार और बताइए ना प्लीज। क्या बचे? इनोकुलम सर। इनोकुलम जो है वो होता है जामुन, यानी तुमको दही बनाना है, तुमने क्या किया, दूध को ऐसे छोड़ दिया, दूध को ऐसे छोड़ दिया, अब थोड़ी दिनों के बाद में जाकर देखोगे तो दही बन चुकी होगी कि नहीं बन चुकी होगी? मट्ठा को बोलते हैं क्या सर? मट्ठा को? मट्ठा जो है वो तो छाछ होता है, वो दही से मट्ठा बनता है। अरे थोड़े से जामन को इनोकुलम बोल रहे हैं डायरेक्ट, थोड़े से दही को इनोकुलम बोलते हैं, ठीक है, जामुन, ताकि उसके अंदर हम स्पेसिफिक लैक्टोबैसिलस डाल पाए जो हमारे फूड को अच्छा बनाना है। यदि तुमने किसी भी बैक्टीरिया को आने दिया फर्मेंटेशन करने के लिए, तो आटो पर भी बैक्टीरिया जाएगा और दूध को फाड़ देगा और दूध को खराब कर देगा, डाइजेस्ट करेगा पार्शियली या कंप्लीटली। लेकिन हम जब मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो हमें पर्टिकुलरली चाहिए लैक्टिक एसिड बेसिलस के लिए बैक्टीरिया, इसीलिए हम इनोकुलम में उन बैक्टीरिया को मिलियंस ऑफ अमाउंट में करते हैं, डाल देते हैं दूध में ताकि वो क्विकली मल्टीप्लाई कर। अब डोसा इडली जब बनाते हैं सर विटामिन B12 की कमी से कौन सा डिजीज होता है? देखो, विटामिन B12 की कमी होगी तो मेनली तो पर्निशियस एनीमिया वगैरह जो है वो हो जाता है, या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह हो जाता है। विटामिन B12 जो है यदि वो नहीं रहेगा ना तो आरबीसी का सर जी नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सर सिम्टम्स क्या होगा? एनीमिया के सिम्टम जो नॉर्मली तुम देखते हो, सिम्टम तो वही रहेंगे। क्या क्या सिम्टम होगा? डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तो देख लेगा, फट से तुम्हारी आंखों को ऐसा आईलिड को नीचे करेगा ऐसे और चेक कर लेगा, क्या ये जो तुम्हारे आईलिड के अंदर वाली साइड है, अंदर वाली जो म्यूकोसा वाली लेयर जो है वो वहां पर चेक कर लेगा और कंजक्टिवा चेक कर लेगा कि क्या उसके अंदर रेडनेस है कि नहीं, कि वो व्हाइट तो नहीं होगी। यदि वो व्हाइट हो गया तो इसका मतलब एनीमिया। नेल जो है, नेल्स तुम खुद से भी देख सकते हो, तुम्हारे नेल्स रेड दिख रहे कि नहीं, यदि ये व्हाइट जैसे दिखने लग गए तो इसका मतलब एनीमिया है। बॉडी के अंदर जो पिंकिश शेड होता है वो है कि नहीं, यदि नहीं है तो उससे भी पता पड़ जाएगा कि एनीमिया। तो एनीमिया में ओवरऑल क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है या वो आरबीसी के कम होने की वजह से भी हो सकता है, तो वो हमें इन सिम्टम से दिख जाता है। ये मेन सिम्टम है, ये तो मतलब जो डॉक्टर देखता है। और तुम्हें कैसे पता पड़ेगा? थकान ज्यादा होने लग जाएगी, थोड़ा सा काम किए तभी थक रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, पड़े हुए हैं, उस टाइप का हो रहा है, कुछ भी काम करने में चलने लगता है, तो तुमको ये इससे पता पड़ जाएगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं एनीमिया हो। तो ये तो डॉक्टर वाली बात है। डॉक्टर दो चीजें चेक करता है आंखों से, एक बार ऐसे करके जॉन्डिस भी चेक करता है,
और एनीमिया भी चेक करते हैं। क्या बता सकते हैं सर जी क्या बोले, वापस बोलो ना, सुनाई नहीं दिया। जॉन्डिस नहीं जानते हो क्या? पीलिया यस सर। सर, पीला पीला दिखेगा फिर तो उसमें। नेल्स येलो हो जाते हैं। जब तुम यदि डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे कि डॉक्टर साहब कहीं जॉन्डिस तो नहीं हो गया, तो डॉक्टर तुम्हारे ऊपर वाली आईलिड को ऐसे करेगा और बोलेगा नीचे देखो, फिर डॉक्टर चेक करेगा। और यदि तुम बोलोगे कि ना कि एनीमिया के लिए कैसे चेक करेगा, तो एनीमिया के लिए नीचे वाली आईलिड को डॉक्टर ऐसे करेगा, बोलेगा ऊपर देखो। दो अलग अलग चीजें चेक की है। अच्छा, क्या दो अलग अलग चेक की है? यदि हमारे आईलिड के अंदर की साइड वाली लेयर जो है और कंजक्टिवा जो है उसे चेक कर रहे हैं कि वो उतना रेड है कि नहीं, तो वो एनीमिया के लिए है। और यदि नीचे दिखा करके ऐसे चेक किया तो स्क्लेरा चेक किया। स्क्लेरा हाई का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, देखा कि वो व्हाइट वाला पोर्शन व्हाइट ही है ना, कहीं वो येलो तो नहीं हो गया है। यदि वो येलो हो गया है तो इसका मतलब जॉन्डिस के सिम्टम है। बात समझ में? यस सर। ओके, थैंक यू सर। हम बाद में बात करेंगे जब हम डिजीज वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी तो हम अपने इस पे बात करते हैं। डोसा इडली की बात करें तो डोसा और इडली बनाने के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है राइस का बैटर, राइस, और दूसरा यूज किया जाता है उसके अंदर जो ब्लैक उड़द की दाल हम उनको यूज करते हैं। और उसे क्या किया जाता है, उसे ग्राइंड करके रखो या नॉर्मली उसे फर्मेंट होने दिया जाता है, उसे फर्मेंट होने दिया जाता है। और फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, पार्टली डाइजेस्टेड हो जाएगा, और फिर हम उसको यूज करते हैं इडली डोसा बनाने में। तो इस तरीके से वहां पे यूज होता है। देन इसके अलावा एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कौन सा? टोडी। हिंदी में बोलते हैं ताड़ी। ताड़ का पेड़ जो होता है, तोड़ी पाम, तो ताड़ के पेड़ पे नॉर्मली जो इन्फ्लोरेसेंस वाला पोर्शन होता है वहां पे कट लगता है। ताड़ी कैसे ऑब्टेन करते हैं, प्रोसेस तुमको याद भी होगी, शायद कभी तुमने देखा होगा उधर छत्तीसगढ़ साइड में या बिहार साइड में या साउथ इंडिया में। ये ताड़ी जो है एज अ ड्रिंक बहुत फेमस है। और बिहार वाले लोग जो हैं, अब आजकल बिहार में शराब जो है ऑप्शन ही नहीं बचा। ओ दागर सर। हाँ सर ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रहा है, बार अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, ब्राइटनेस थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी सर आप अटक क्यों जा रहे हैं बार बार? पुराना वाला सिस्टम जो है वो वापस से लगा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ताड़ी है इनिशियली मतलब कैसे ऑब्टेन करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं लोग जो है वो शाम के टाइम पे, कुछ लोग जो अपना गांव में रह रहे हैं उनको ताड़ी पीने का बनाने का बड़ा शौक है, तो अपना लुंगी बांधा चढ़ गया अपना पेड़ के ऊपर चढ़ गए, एकदम टिप के बाद में जाकर के जो इन्फ्लोरेसेंस वाले पार्ट होते हैं वहां पर जाके कट लगा दिया और वहां पे मट्टी लगा के बांध करके आ गए। शाम को गया उन्होंने, और फिर क्या होगा, रात भर रूट प्रेशर की वजह से, पता होगा तुमको, नाइट के अंदर जो ट्रांसपिरेशन तो हो नहीं रहा, तो जो भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट वो क्या होगा, रूट प्रेशर की वजह से ऊपर जाएगा, और यदि कहीं पर कट लगा है तो वहां से रिश्ते में कहां आ जाएगा, उस बर्तन में आ जाएगा, मटके में आ जाएगा। उस मटके के अंदर जो लिक्विड आया, वो लिक्विड जो है वो क्या है, वो न्यूट्रिटिव है, वो नारियल पानी की तरह है, नारियल पानी की तरह न्यूट्रिटिव है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उसे सुबह में अपना पीते हैं और उससे हेल्दी भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि उसे छोड़ दिया जाए, टेम्परेचर थोड़ा हाई है और उस मटके को रख दिया जाए थोड़ा गर्म वाली जगह, तो नेचुरली कुछ यीस्ट जो होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो उस जो टॉडी है उसको फर्मेंट करते हैं, और फर्मेंट करके ग्रेजुअली क्या होता है उसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट जो है वो डेवलप हो जाता है। फर्मेंटेशन की वजह से वो क्या हो जाता है, वो एक अल्कोहल लाइक बेवरेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अल्कोहल के समान पेय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अपना शाम को जो है वो लोग अपना क्या करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टॉडी के बनाने में भी हालांकि एडिशनली कुछ ऐड नहीं किया, बट नेचुरली अकरिंग प्राकृतिक रूप से जो वहां पर कुछ ऐसे फर्मेंटिंग
बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह थे वो क्या करते हैं, वो उसे फर्मेंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुगर भी है, फर्मेंट होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक अल्कोहल के समान में परिवर्तित हो जाता है। समझिए क्या? तो ये सारे जो एग्जांपल्स लिए हमने, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, और ये सारे के सारे किसकी एक्टिविटी से बन रहे हैं, माइक्रोब्स की एक्टिविटी से बन रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अब इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है बड़े लेवल पे कुछ पदार्थों को बनाने के लिए। कौन से पदार्थों को बनाने के लिए? जो हमारे लिए काम के हैं, जैसे जैसे एंटीबायोटिक हुआ। एंटीबायोटिक कौन बनाता है? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स तो जी बैक्टीरिया बनाते हैं या फंजाई बनाते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ बायो एक्टिव एजेंट जो है वो बनाने के लिए। तो इन सब में होता इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। Sir, you didn't tell about Saccharomyces. अच्छा, हाँ, सेक्रोमाइसिस के बारे में एक तो यहाँ पे मैं बात करूंगा। अल्कोहल बनाने के लिए एक बेकर्स यीस्ट की बात नहीं की, वो भी कर देता हूँ। ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड फॉर्मेशन जो है उसके अंदर, ब्रेड फॉर्मेशन के अंदर यूज किया जाता है किसको? Saccharomyces. सेक्रोमाइसिस सेरेविस। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है, इसको इसके दो नाम हैं। क्या है? एक तो इसे हम, क्योंकि ये ब्रेड बनाने में काम आ रहा है, तो इसे हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट। और अल्कोहल बनाने में काम आएगा, अभी हम पढ़ेंगे इसकी बात में, तो इसलिए इसे ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। दो काम करता है ये ब्रेड को बनाने में। अब ब्रेड बनाने में इसका क्या रोल होता है? जब ब्रेड का डो बनाया, मतलब आटे को गूंदा, तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ यीस्ट मिला देते हैं। मार्केट में आता है यीस्ट जो है, उसके पैकेट्स आते हैं या डिब्बी आती है, तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यीस्ट लिया, जिसके स्पोर वगैरह होते हैं उसके अंदर, उनको लिया और डाला। आटा गूंदते टाइम क्या है, उसके अंदर नमी भी है, नमी होगी तो उस नमी से क्या होगा, वो स्पोर में से यीस्ट जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो उन्हें भूख लगेगी, भूख लगेगी तो क्या उन्हें खाने के मिलेगा आटे में, डो में? यस, वहां पे तो बहुत सारा स्टार्च है, और इनके पास होता है बहुत सारे एंजाइम्स। उनमें एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? डायजेस्ट। तो इस एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, वो ये जो स्टार्च है उसको पहले डाइजेस्ट किया उन्होंने, और फिर जो ग्लूकोज वगैरह बना, फिर उसको आगे फर्मेंट करके क्या करते हैं, CO2 का प्रोडक्शन करते हैं। यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन हो जाएगा। CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो CO2 प्रोड्यूस हुई है, उसकी वजह से वो डो जो था वो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको क्या कर लिया, ब्रेड बनाने में यूज कर लिया। इसीलिए जो ब्रेड होता है वो कैसा होता है, काफी स्पॉन्जी टाइप का होता है, सॉफ्ट टाइप का होता है, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल भी, ये भी यूज ध्यान रखना, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी जो होता है उसे हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, और बेकर्स यीस्ट जो होता है वो किसमें यूज हो जाता है, बेकर्स यीस्ट जो है वो ब्रेड के फॉर्मेशन में यूज होता है। इसका रोल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, अल्कोहल बनाएगा, भाई फर्मेंटेशन होगा तो अल्कोहल बनाएगा और CO2 इवॉल्व करेगा। तो अब जब गर्म किया तो अल्कोहल इवेपोरेट हो गया, CO2 ने ऑलरेडी से पोर्स बना रखा था, तो क्या हुआ, अंदर बहुत सारे पोर्स बन गए, वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है। क्लियर हो गई क्या बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर सबसे पहले मैं दे देता हूं अल्कोहल। अब
अल्कोहल का प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े कंटेनर्स में, अब नॉर्मली क्या होता है देखो, तो बच्चे बोलेंगे अल्कोहल का प्रोडक्शन जो है वो बड़े बड़े कंटेनर में नहीं, गांव में छोटे छोटे घरों में भी होता है, जहाँ पर लोग जो है वो देशी शराब जो है वो बनाते हैं, बेचते हैं। लेकिन क्या हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि एक साथ ही बहुत सारे लोग मारे गए, जो देशी शराब पी करके इतने सारे लोग मारे गए, ऐसा भी हम पढ़ लेते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? देखो, इंडस्ट्रीज में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका सेफ्टी मेजर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, 3 स्केल पे काम होते हैं, 3 लेवल पे काम होते हैं। कौन कौन सा लेवल होता है? सबसे पहला लेवल होता है लेबोरेटरी लेवल। अल्कोहल यदि बनाना है इंडस्ट्रीज के अंदर तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले लेबोरेटरी में एक कल्चर मीडियम बनाएंगे, संवर्धन माध्यम बनाएंगे, जो भी उसे देना है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, या ईस्ट से बना रहे हैं हम तो ईस्ट को ग्रो करने के लिए उन सारी चीजों को वो प्रोवाइड करेंगे वहां पर। और फिर उसके अंदर भाई ईस्ट भी दुनिया भर के अलग अलग स्ट्रेन हो सकते हैं, बैक्टीरिया की दुनिया भर की स्ट्रेन हो सकती है अलग अलग, तो क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर स्ट्रेन जो उन्हें लग रहा है कि ये अच्छी है उसे यूज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, कितना टेम्परेचर रखना है, कितना न्यूट्रिएंट देना है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट देने हैं, ठीक है, सारी चीजें जो है वो डिसाइड करेंगे लेबोरेटरी में कि कितने कितने टेम्परेचर पे क्या क्या करना है ताकि हमें बेस्ट क्वालिटी का अल्कोहल मिले। फिर वो सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें जो अल्कोहल बना उसे वो निकालेंगे और उसको फिर चेक करेंगे कि भाई हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो परफेक्ट था कि नहीं, और उसमें अल्कोहल सच में एक अच्छी क्वालिटी का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो सारी चीजें वो चेक करेंगे। जो वहां से पास हो जाएगा तो बोल देंगे भाई फर्स्ट लेवल कंप्लीट, यानी लेबोरेटरी स्केल पे वो पास। अब क्या सीधे वो बड़े बड़े टैंकरों में बनना स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं, अभी भी वो बड़े टैंकरों में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं खतरा है कि पता पड़ा बड़े बड़े टैंकर में बड़े बड़े लेवल में बना दिया, कुछ गड़बड़ हो गई तो मारे जाएंगे। तो फिर आता है स्टेप 2 जिसको हम बोलते हैं पायलट प्लांट्स, यानी पहले लेबोरेटरी के प्रयोगशाला स्तर पर काम करते हैं, फिर पायलट प्लांट के स्तर पे, पायलट संयंत्र के स्तर पे काम करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम उन्हीं चीजों को जो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया और जो पैरामीटर हमने यूज किया उसी पैरामीटर पे क्या करते हैं, उसे थोड़े बड़े लेवल पे, यानी इतने बड़े टैंक, वही सेम चीजें करवाते हैं। फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट सेम ही है ना, हो गया ना सक्सेसफुली, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई। यदि वहां पर दिक्कत नहीं आई तब फिर क्या होता है, तब इस प्रोसेस को यूज किया जाता है बड़े बड़े टैंकों में, तब बड़े बड़े अमाउंट में, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जो है वो, चाहे वो अल्कोहल की बात करें, चाहे वो एंटीबायोटिक की बात करें, चाहे वो एंजाइम की बात करें, किसी बायो एक्टिव एजेंट की बात करें, तो वो फिर इस तरीके से बनाया। ये मैंने तुम्हें क्या बताया, ये मैंने तुम्हें इस चैप्टर में हम जो पढ़ते हैं संयंत्र भी पढ़ते हैं, प्लांट्स जो है उनमें किस लेवल पे काम होता है, तो वो सारी चीजें वो मैंने तुमको बता दी कि 3 स्केल पे काम होता है। फिर जो प्रोडक्ट बनता है, अभी क्या होगा, अभी जब फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल बन गया, या एंटीबायोटिक बन गई, या वैक्सीन बन गई, तो सीधे लोगों को देना स्टार्ट नहीं करते हैं क्या? आज कोरोना की वैक्सीन बनी होगी तो क्या सीधे देना स्टार्ट कर दिया? नहीं। शराब जब बनेगी तो सीधे देना स्टार्ट नहीं करते, क्या करते? तब उसके बाद होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया इसका कोई नुकसान तो नहीं है, ये बिल्कुल प्योर तो है, तो उसको प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। और उसके बाद में जो डिफरेंट लोग हैं या कोई एनिमल है या जिसको भी ट्रायल करना, मतलब शराब बनानी बड़े बड़े उसमें, अब सीधे बेचनी नहीं, पहले क्या होगा, सबसे पहले ट्रायल होगा, 10 लोगों को बुलाएंगे, भाई हमने ये शराब बनाई है, क्या आप पीने के इच्छुक हो? अब पता नहीं कैसी बनी होगी, हमने तो टेस्ट कर लिया है, सही है, तो फिर वो लोग बोलेंगे हाँ हम पीने के इच्छुक, या बंदर पकड़ लाया, आज इस बंदर को शराब पिलाते, ठीक है, पकड़ लाया, और फिर क्या हुआ, उनके ऊपर वो ट्रायल, देखा कि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, सब कुछ सही है। ये प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, उसमें पास हो जाएगी, उसके बाद में ये लोगों तक पहुंचने लग जाएगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो हम यूज करते हैं किसके अंदर, जब भी हम कोई माइक्रोब को यूज करके या इंडस्ट्री में कोई बड़े लेवल पे चीज बनाते हैं। तो यहाँ पर जब अल्कोहल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अल्कोहल फॉर्मेशन तो काफी लंबे टाइम से लोग को यूज करते आ रहे हैं, इसके अंदर यूज किया जाता है जिसको
कौन सा यीस्ट, वही टॉपिक में पढ़ा सेक्रोमाइसिस सेरेविस। सेक्रोमाइसिस सेरेविस जो है उसे यूज करते हैं हम एक लार्ज मतलब अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पर अल्कोहल का प्रोडक्शन करने वाले डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म कैसे कि अल्कोहल बना लिया, उसके बाद में डिस्टिलेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। यानी अल्कोहल को यदि हम ग्रुप करें तो दो मेन टाइप अल्कोहल जो है वो मेनली दो टाइप। कौन कौन से? एक तो है अनडिस्टिल्ड। डिस्टिलेशन का मतलब जानते हो? आसवन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन। यस। तो अनडिस्टिल्ड मतलब अनासवन, यानी जिसका आसवन नहीं किया हुआ, डिस्टिलेशन नहीं किया हुआ। दूसरा होता है डिस्टिल्ड अल्कोहल। तो दो टाइप के अल्कोहल होते हैं, एक होता है अनडिस्टिल्ड और एक होता है डिस्टिल्ड। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब हम इस मेथड के थ्रू अल्कोहल बना रहे हैं तो वो अल्कोहल की कंसंट्रेशन काफी कम होगी। कितनी होगी? यदि अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है पता है? क्या होता है बोलो? हार्ड हो जाएगी। हार्ड हो जाएगी। ये देखो ज्यादा चढ़ जाएगा सर नशा। ये अल्कोहल बनाने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है? उसकी डेथ हो यदि इसने अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते 13% से ज्यादा कर दी तो क्या होगा? तो वो यीस्ट खुद ही टली हो जाता है। यानी 13% से ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वो यीस्ट के लिए क्या हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, वो यीस्ट खुद ही मरने लग जाएगा। तो इसके थ्रू जो अल्कोहल बनता है ना उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, अभी इसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी। यदि हम उसको उसी फॉर्म में प्रिजर्वेटिव के यूज करेंगे तो क्या होगा? उस अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम रहेगी, तो उसे क्या बोलेंगे? अनडिस्टिल्ड। अब कोई चाहता है हम तो कंसंट्रेशन बढ़ा के हम तो वोदका बनाना चाहते हैं, हम तो जिन बनाना चाहते हैं, रम बनाना चाहते हैं, क्या करना होगा? कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी। तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा? पानी निकालोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यस सर। दो लिक्विड है एक दूसरे में मिले हुए, उन्हें एक दूसरे से पृथक करना, पानी को अल्कोहल से पृथक करना। तो दो लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करने की जो मेथड होती है वही क्या होती है? आसवन डिस्टिलेशन। आई बात समझ में? तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा करना है उसका क्या करना होगा? डिस्टिलेशन करना होगा। जिसका कंसंट्रेशन कम रखना है डिस्टिलेशन से काम चल जाएगा। आई बात समझ में? तो Yes, इसके अकॉर्डिंग अल्कोहल जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्टिल्ड और एक होता है अनडिस्टिल्ड। अनडिस्टिल्ड अल्कोहल के अंदर आते हैं कौन? वाइन एंड बियर। वाइन और बियर। वाइन एंड बियर। और वाइन है। बियर और वाइन जो है वो अनडिस्टिल्ड अल्कोहल के अंदर आते हैं। और उसके अलावा जो भी नाम सुने हो तुमने, कौन सा नाम? विस्की, ब्रांडी, वोडका, रम, देसी। ओहो, ये देखो महुआ से डायरेक्ट। कई बार बच्चे दारू। बोलने जाते हैं कि हमने टीचर का नाम सुना है, कोई बोलता है हमने तिवारी नाम सुना है, तो बोलता है हमने टीचर नाम सुना है, ऐसे ही बोलते बच्चे आंसर देते। चलो अच्छी बात है तुमने ऐसे नाम से लिख लिए। सर वोदका भी आएगा ना उसी में? हाँ, विस्की, वोदका। सर एंटीक्वाटी ब्लू। ये देखो ये आया है, ये आया ना। सर ये करता है इसलिए इसको पता है। नहीं नहीं एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, तो ये ऐसे वापस सुन रहे हैं मेरे। ये सारे जो वो टल्ली हो के आया है आज। नहीं बोलूंगा। अरे एक्सपीरियंस बच्चे होते हैं। कुछ एक बार क्लास में पूछा कि चलो बताओ बियर में कितना अल्कोहल होता है, कितना परसेंट? 5%। अराउंड 2.5 से 3.5। 3 to 8। सर रम के नीचे क्या लिखे हैं? किसके नीचे? रम के रम। नीचे जी। सर इसमें वाइन भी आएगा ना? वाइन इधर है, वाइन अनडिस्टिल्ड। ठीक है, वाइन के अंदर 10 to 20%। एक बार क्लास में पूछा कि बताओ बियर के अंदर कितना परसेंट अल्कोहल होता है, तो एक बच्चा बोलता है 8% वेट बाय वॉल्यूम। इतना खतरनाक आंसर देता है।
मुझे लगी है कि लग रहा है प्रैक्टिकली देखा है इसने इतना परफेक्शन के साथ आंसर दे रहा है। सर एक्सपीरियंस्ड होगा ना। यस सर। ऐसे लगा मुझे। ठीक है, तो बियर और वाइन के अंदर अल्कोहल कंसंट्रेशन बड़ी कम है। यदि हम इनके अंदर बात करें, विस्की, वोदका, रम, जिन, तो वोदका के अंदर ज्यादा है। वोदका के अंदर मोर देन 60% कंसंट्रेशन की होती है। तो पूछेगा कि बताओ सबसे ज्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन इनमें से किसमें होती है, तो वोदका में होती है। सबसे कम पूछेगा तो बियर में, है ना, अल्कोहल कंसंट्रेशन। और बाकियों के अंदर यदि मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है 40 to 60% के आसपास रहती है। ठीक है, तो डिस्टिल्ड एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं पूछेगा अगर तुम्हें, बस ये बताना चाहिए कौन सा अनडिस्टिल्ड है कौन सा डिस्टिल्ड है। और डिस्टिल्ड में भी कोई ये पूछ ले कि बताओ सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसमें होता है, तो वोदका में। बनाते कैसे हैं, बियर के फॉर्मेशन की बात करें तो बियर जो होता है वो बार्ले से होडियम वल्गैर, होडियम वल्गैर बार्ले जो होता है उसके फर्मेंटेशन से बनाते हैं। बियर का फॉर्मेशन किससे होता है, बार्ले के फर्मेंटेशन से होता है। सर हिंदी में क्या बोलेंगे ये बार्ले को? ग्रेप्स एंड फ्रूट्स वगैरह जो है उससे बनते हैं। सर हाँ बच्चे, बार्ले को हिंदी में क्या बोलते हैं? बार्ले को बोलते हैं जई, या फिर कॉमन नेम? जौ सर। जौ बोलते हैं। जो बोलते जो। अच्छा जौ, गेहूं। हाँ, जौ का जो जौ से बनता है ना। सर ऐसे क्यों होता है कि जो वाइन होती है जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतना उसमें नशा होता है? सर ऊपर में एकदम सूरज चमक रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं, ये पी के आया है। ये मुझे नहीं पता। गेहूं को जौ बोलते हैं क्या, गेहूं वाला गेहूं को? नहीं, जौ अलग होता है। नहीं करके हो सकता है उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस थोड़ी और हो जाती हो, तो इसीलिए वो ऐसा होता है। रखे हाँ, ओके सर। ठीक है, बाकी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि पुरानी होगी तो क्या ऐसा हो जाएगा खास। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें वोडका का फॉर्मेशन किससे होता है, पोटैटो वगैरह से बनता है वोडका। रम जो है वो शुगर मॉलिसिस से बनता है, शुगर केन मॉलिसिस। और जिन की यदि बात करूं तो जिन बनता है यूरोपियन राई, सीकेल, सीड, इससे बनता है। और विस्की जो है, विस्की फलों के रस से, फलों के रस से नहीं बनता। विस्की बनता है मेनली यदि हम बात करें तो जौ वगैरह जो है ना, माल्ट वगैरह जो है उससे मिल, ये भी उससे माल्ट वगैरह से। शुगर केन के बाद क्या लिखा है? शुगर केन मोलासिस। क्या होता है कि कई बार शुगर केन की प्रोसेसिंग जब करते हैं, गन्ने से जब शुगर बनाते हैं तो उस टाइम पे उसका कुछ मटेरियल जो ब्राउन कलर का, डार्क कलर का उसमें से बाहर, और उसको यदि फिल्टर करके यूज करें तो उससे फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बना सकते हैं, रम बना सकते हैं। यस सर, वो बहुत गंदा दिखता है, एकदम भी ब्राउन रहता है। इसलिए वो गंदा। ये देखो इसने देखा भी है। यस सर, मैंने देखा है। आरती मेरे भी आगे किया ना है, एक्सीडेंट हुआ था तो पूरा रोड भर ऐसा था ये। आरती भी टल्ली हो चुकी है। अरे शौक है एक बार जरूर, लेकिन ऐसे मत बोलो यार, देखने को तो मैं भी पूरा चीज देखी हूँ, तो फिर उसपे थोड़ी ना पीने के लिए हो जाता है। ये देखो सफाई ऑनलाइन तो लड़ने लग जाएंगे। फिर तो अब सर क्या करे, घर ही दारू दुकान के बगल में है। एक दो चढ़ा चखना सेंटर दुकान नहीं, ठेका बोलते हैं। सर हाँ वही, जो भी बोलो। हेलो जमीन में सीढ़ी है। दुकान में कितना सर शुगर केन के बाद क्या लिखा था? ये सर ये ब्रांडी क्या होता है सर? ब्रांडी भी डिस्टिल्ड अल्कोहल में है। रम और ब्रांडी जो होते हैं ये लगभग सेम कॉन्सेप्ट है ना, तो ब्रांडी भी डिस्टिल्ड अल्कोहल में है। सर सबसे महंगी वाइन आती होगी ना? क्या?
सबसे महंगी वाइन आती होगी। वोडका। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे महंगी वाइन बम्पर ज्यादा महंगा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो विस्की में भी बहुत सारे ब्रांड से बहुत महंगे आते हैं, बहुत से सस्ते भी आते हैं, ठीक अलग अलग है। रेट मत पूछना वैसे कि सर रेट बता दो जरा किसकी कितनी है, कितने की आती है। अरे वैसे दारू का नाम नहीं आएगा पेपर में, आगे बढ़ो। हाँ किंगफिशर तो नहीं पूछेंगे कि किंगफिशर कौन बनाते हैं, कौन सी कंपनी बनाती है। चलो देखो अब नेक्स्ट इसके बाद में आप देखते हैं एंटीबायोटिक। प्रतिजय हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजय। क्या होते हैं एंटीबायोटिक? शुगर केन मोलासेस था बच्चे, मोलासेस मोलासेस ऑफ शुगर, मोलेसिस। हाँ मोलासेस होता है। जब शुगर केन की प्रोसेसिंग करते हैं ना तो उस टाइम पे कुछ उसका बेस निकलता है ब्राउन कलर का, उसे मोलासेस ऑफ शुगर केन बोलते हैं। इसका यूज कर लिया जाता है डॉक्टर, इसलिए रंग जो है वो अच्छी बोलती थी कि बहुत ही गंदा है। ठीक है अब सर एंटीबायोटिक जी, हेलो सर जी, ये माल्ट का बताइए ना, विस्की का माल्ट लिखाए थे ना। हाँ माल्ट जो होता है वो भी जई या जौ ऐसा ही होता है। ओह हाँ, थैंक यू। उसके अंदर बहुत सारा माल्टोज होता है, इससे हम फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बना लेते हैं अल्कोहल। सर एंटीबॉडी माइक्रोब्स को रिटेन कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को, या फिर उनको डेड कर देते हैं। 13 के बाद में उनके लिए वो टॉक्सिक हो जाएगा। तुम सोचो टॉक्सिक हो गया, जहरीला हो गया तो क्या करेगा, है ना, धीरे-धीरे उनकी डेथ होने लग जाएगी, है ना। पहले एक्टिविटी कम होगी। यस सर। एंटीबायोटिक नाम से हमें क्या लग रहा है? एंटी का मतलब क्या होता है? विरोध, पैथोजेंस को किल करने के लिए यूज होता है। और बायोटिक का मतलब दूसरा नाम या बायो का मतलब लाइफ। तो जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं एंटीबायोटिक तो हमें कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि ये अगेंस्ट लाइफ है क्या? एंटीबायोटिक इज अगेंस्ट लाइफ? नो सर, इट इज अ मिसप्रोनाउंस। जबकि होता क्या है, इट इज प्रो लाइफ, यानी जीवन के प्रति यूजफुल है, न कि अपोजिट है, प्रतिरोधी है ना। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो लाइफ के अगेंस्ट नहीं है बल्कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक कौन से पदार्थ हैं? एंटीबायोटिक कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो माइक्रोब्स बनाते हैं, बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, इवन कुछ एल्गी। माइक ऑफ करो। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ ऐसे केमिकल बना रहे हैं जो किसी दूसरे बैक्टीरिया के वृद्धि को क्या करते, रोक दे या उन्हें मार दे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक बोलेंगे। यानी मान लो पेड़ से कोई एक ऐसी चीज मिली, पेड़ से मान लो नीम के पेड़ से एक ऐसा केमिकल मिला, एजाडाइपिन मिला, और वो बैक्टीरिया के ऊपर रख रहे, बैक्टीरिया मर जाता है, तो क्या उसे एंटीबायोटिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो। बोलेंगे सर? नहीं सर जी बोलेंगे। बोलेंगे? नो सर। नहीं बोलेंगे। क्यों? अभी तो यही तो ध्यान से सुनो ना, बोलो कि वो ना। माइक्रोब्स नहीं होता है। एंटीबायोटिक ऐसे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, जो किसी बैक्टीरिया, फंजाई या माइक्रोब से मिलते हैं और बैक्टीरिया की वृद्धि को, दूसरे बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। समझ गए? तो जो माइक्रोब से मिलते हैं ना वो एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आते हैं। भले आप कुछ सिंथेटिक बना ले आप उनके जैसे, जो बैक्टीरिया से कुछ मिला उसके जैसा कुछ मॉडिफाई करके हमने नया बना लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट according to the definition of antibiotics, antibiotics are some substances which are obtained from microbes and which are active against or inhibit or kill bacteria. ठीक है, उससे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। किससे मिलेंगे? माइक्रोब से, सूक्ष्म जीवों से मिलेंगे और दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक या उन्हें मार देना। समझ गए? यानी लिख देता हूं, चलो। एंटीबायोटिक are the substance produced by microbes
and it inhibits the growth or kill other bacteria. जो बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? प्रतिजैविक बोल देते हैं। समझ गए क्या? हाँ, बैक्टीरिया को किल करता है? हाँ, सिर्फ बैक्टीरिया को किल करता है, बाकी को क्यों नहीं? बाकी को नहीं करता। बाकी को करेगा तो हम उसे एंटीबायोटिक नहीं बोलेंगे। यदि मान लो किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया, किसी के बॉडी में कवक चले गए और वो उसको रोक कर रहे हैं कुछ, अब उसमें भी कुछ दवाई है, हो सकता है वो कहीं से भी मिली हो, लेकिन यदि वो उस फंजाई को किल कर रही है, कवक को मार रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी फंगल। एंटीबैक्टीरियल नहीं बोलेंगे, अच्छा, एंटीबायोटिक भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंटी फंगल बोलेंगे। आई बात समझ में? वायरस को, कोई वायरस को किल कर रहा है, यूज करते हैं कुछ मेडिसिन ऐसी जो वायरस को मारती, तो हम क्या उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं क्या? कभी नहीं। एंटीवायरल बोलते हैं। एंटीवायरल बोलते हैं, समझ गए ना? तो ये है। हाँ सर एंटीबायोटिक, हाँ, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनता है ना? बैक्टीरिया से भी बन सकता है, बहुत सारे बैक्टीरिया बनाते हैं, कवक भी तो बनाते हैं, कुछ एल्गी भी बनाते हैं, है ना? सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं बनता। किससे बनते हैं? सूक्ष्मजीव। ओके सर, थैंक यू सर। सर सूक्ष्मजीव तो में फिर वायरस वगैरह भी आते हैं तो वो भी बनाते हैं? कौन? वायरस, प्रियन, ये सब भी तो सूक्ष्मजीव में आते हैं, तो वो भी बनाएगा? नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं। दूसरे जीव का मतलब सारे नहीं है, यहाँ दूसरे जीव में सिलेक्टेड है कुछ, सबके सब नहीं बनाते। ओके सर। सिलेक्टेड है। अब इसकी खोज की बात, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? एक्चुअल में ये अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे और वहां पर कल्चर मीडियम जो था उनका, उस कल्चर मीडियम के ऊपर उन्होंने बैक्टीरिया उगाया हुआ। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया उगाया हुआ। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने? ऐसे ही उन्होंने कोई एक पेट्री डिश है, वहां पर पेनिसिलियम उगाया हुआ, वो कुछ माइक्रोब्स के ऊपर अपना काम कर। उन्होंने क्या किया? जो पेनिसिलियम जिस मीडियम पे उगाया हुआ था, उस मीडियम के ऊपर बिना उसको वॉश किए थे, उन्होंने उसके ऊपर स्टेफाइलोकोकस उगाने की कोशिश। उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो बैक्टीरिया उग ही नहीं रहे, यहाँ पर तो बैक्टीरिया उग ही नहीं रहे। उन्हें लगा, अरे इसमें बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो कर रहे, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? दूसरे मीडियम पे देख रहे हो रहा है, लेकिन उस मीडियम पे नहीं हो रहा है जिसके अंदर पेनिसिलियम जो है वो उगाया हुआ था। तब उनको आइडिया, इसका मतलब ये पेनिसिलियम जो है वही कुछ कर रहा है। तो पेनिसिलियम कंटेनिंग कल्चर मीडियम के ऊपर स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ का ना होना, इसने उनको बताया कि देखो ये कुछ ऐसी चीज बना रहा है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने से रोकता है। और इस तरीके से उन्होंने कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम या पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक का नाम तो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन वाज बाय, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था जो बना रहा था वहां पर? पेनिसिलिन म्यूटेंटम। नॉट पेनिसिलियम नॉट। तो पेनिसिलियम नोटेकम जो है वो वहां पर था, जिसकी वजह से क्या होता है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हो रहा था और इसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पर नहीं होता। समझ गए ना? फिर बाद में क्या हुआ? बाद में क्या पेनिसिलिन नोटेकम को ही पेनिसिलिन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं, यस। प्रोडक्शन बाय
किसके थ्रू होता है? बोलो, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जो है उससे कौन सा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है कॉमर्शियली हाई लेवल पे? पेनिसिलिन। ठीक है, दो बातें ध्यान रखना कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी तो हुई थी पेनिसिलियम नोटिटम से, लेकिन कॉमर्शियल प्रोडक्शन यानी ज्यादा मात्रा में यूज करना पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। अब वहां पर ही धीरे धीरे क्या हुआ, दो साइंटिस्ट थे जो इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, इनके पीछे काम कर रहे थे। कौन? होवर्ड चेन। कौन से? चेन फ्लोरे। क्या? कौन है यार? ये दो साइंटिस्ट का नाम सुनाएगा, चेन और फ्लोरे। नहीं, क्या नहीं? माइक ऑफ करो प्लीज। किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर मैं सर बढ़िया वाली घड़ी खा रही है वो। हाँ, माइक जो दूसरे व्यक्ति है वो माइक ऑफ करे अपना। सर इन्होंने कंप्लीट चेन और फ्लोरे, ये दो साइंटिस्ट के नेम हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने ये जो एंटीबायोटिक है उसको प्यूरिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन किया और उसको सारी उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी उन्हें कलेक्ट की थी। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रोड्यूस एंटीबायोटिक इन प्यूरिफाइड प्रोड्यूस की जगह ऑब्टेन लिखा जाता है ना। एंटीबायोटिक जो है उसे प्यूरिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन किया था किसने? चेन और फ्लोरे ने। ये दो साइंटिस्ट को इसके लिए क्या नोबेल प्राइज में मिला था? सर 3 लोग को मिला था। हाँ, तीनों को मिला, फ्लेमिंग को भी और इन दोनों को। इनको क्या मिला? इनको नोबेल प्राइज मिला था। कब? इन 1945। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये एंटीबायोटिक जो है इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ था सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। और जब तक ये एंटीबायोटिक वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक दुनिया का सीन बहुत ही भयानक था। कोई भी आता जाता बैक्टीरिया लोगों को परेशान करता था और परेशान इतना भयानक करता था कि बहुत सारी डेथ होती थी। ऐसा मान लो कि यदि मैं देखता हूँ कि ह्यूमन की हिस्ट्री में लोगों को बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कौन सी है, तो मुझे यही है। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनकी, या अरबों लोग बोल सकता हूं मैं, उनकी जान बचाता है कौन? एंटीबायोटिक। बीमार सब पड़ते हैं, बहुत सारे लोग उनमें से सीवियर बीमार पड़ते हैं, डेथ हो सकती है, लेकिन ये एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। इसीलिए बैक्टीरियल डिजीज कोई होती है ना तो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं। वायरल में एंटीवायरल तो नहीं है, सारी ऐसा हालत खराब कर देता है पेंडेमिक की तरह। ठीक है, तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो है एक में से, जैसे एंटीबायोटिक की डिस्कवरी बहुत ज्यादा मतलब आउटस्टैंडिंग थी, बिल्कुल वैसे ही आज के जमाने में यदि मैं बात करूं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके जीन थेरेपी भी होने लगी, वो फिर अब मतलब नेक्स्ट लेवल पे है। ऐसा मान लो कि एंटीबायोटिक ने जिस लेवल पे हमारी लाइफ को इंप्रूव किया, प्रो लाइफ फंक्शन किया, उस लेवल पे नेक्स्ट जो डिस्कवरीज है जो हमारी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, जहां पर बीमारियों से बचा जाना और ये सब बहुत आसान हो पाएगा, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जब जैसे जैसे प्रॉपर्ली यूज होने लगेगा वैसे वैसे हमारी लाइफ का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेशली जो है उनसे होता है। ठीक है, और फंजाई वगैरह जो है अगर उनसे भी होता है, तो फंजाई और बैक्टीरिया दो मेन ऐसे ग्रुप हैं जिनसे बहुत सारी एंटीबायोटिक होती है। उसके अंदर भी स्पेशली बात करें हम तो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाते हैं। सर कॉमर्शियल प्रोडक्शन में पेनिसिलियम के बाद क्या लिखा है? क्राइसोजीनम, CHRYO क्राइसोजीनम, GENUM। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे की चीजें। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय सर।
सर